हेलो एवरीवन। टॉपिक आज की होगी 11th क्लास के बच्चों के लिए और वैसे स्टूडेंट जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी मेन की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो उसके लिए भी क्लासेस ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं 11th क्लास की टॉपिक बिनोमियल थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज की टॉपिक है वो बिनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 के लिए, और वैसे बच्चे जो इन फ्यूचर्स उसको इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन करना है तो ये क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म वाला थ्योरम। दो टर्म क्या होगा, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, ये दो टर्म आ गए x और y। x माइनस वाई, ये भी दो टर्म। अब इसमें थ्योरम क्या होगा, इसके लिए थ्योरम बिनोमियल थ्योरम का हम लोग ये पढ़ेंगे कि x प्लस वाई है और इसकी पावर स्क्वायर। हर बच्चा पढ़ के आता है, 6th क्लास का हो चाहे वो 7th क्लास का बच्चा हो, सब पढ़ के आता है ये। और इसकी एक्सपेंशन फॉर्मूला ये पढ़ के आता है वो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पढ़ के आते हो आप। तो बिनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ना क्या है कि ये जो एक्सपैंड करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्सपैंड करके जो लिखते हो, जो इस टर्म की, ये तीन टर्म है, इस टर्म की जो कोफिशिएंट है यहाँ जो छिपी है, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स वाई की जो वेरिएबल की कोफिशिएंट 2 है, यहाँ वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है। तो ये कोफिशिएंट आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और एक्स वाई की कोफिशिएंट 2। तो जो 1 2 1 जो कोफिशिएंट है, वैसे इंडेक्स जहां पर पावर 2 दो टर्म हो, एक्स प्लस वाई हो चाहे एक्स प्लस वाई हो, लेकिन इंडेक्स उसका 2 हो, इंडेक्स इसे कहते हैं, इंडेक्स यहाँ 2 हो। जब इंडेक्स 2 होगी तो याद रखना उसकी एक्सपैंड करके टर्म की संख्या उससे एक ज्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जब इंडेक्स 2 होंगे तो नंबर ऑफ टर्म होंगे 3। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 3। देख लो आप, इंडेक्स 2 है तो टर्म 1 2 और 3। इसके कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोफिशिएंट अलग है चीज। अगर मैं इंडेक्स 3 दे दूं, इंडेक्स अगर 3 दे दूं मैं, तो नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे। आप देख लीजिए, आपको पहले से मालूम है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा ऐसे फॉर्मूले। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूले क्या होगा, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी दैट इज एक्स स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। तो ये जो एक्सपैंड करके आप देखो 4 टर्म आ गए, 1 2 3। तो जितने भी इंडेक्स लिखोगे, और इंडेक्स पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी बाइनोमियल थ्योरम बनते हैं, फ्रैक्शन के लिए भी, एनी इंडेक्स के लिए भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी पढ़ना है आपको 11th क्लास के बच्चों के लिए, वो अभी जो पहली जो टॉपिक होगी, जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपको पढ़ना, आपको इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो 4 टर्म आ गए, देखो नंबर इंडेक्स आपका 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे, और अगर इंडेक्स आपका 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे। जितने भी इंडेक्स लिख दो आप उसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या एक ज्यादा होगी।
बेसिक तो ये रूल है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लाते कैसे हैं इसको, x प्लस वाई को आप नॉर्मली आप x प्लस वाई को दोबारा x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करके जब देखते हो तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात होती है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आ जाएगी। अगर x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना हो तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो, तो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगी वो यही आएगा आपको, ये रिजल्ट आएगी। ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सपेंड करके आएगी। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो पढ़ के आते हो आप 7th 8th 9th 10th में। लेकिन अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया जा रहा है कि आप बिनोमियल थ्योरम में कैसे जल्दी फाइंड कर सकते हो इसको एक्सपैंड करके। टर्म की संख्या 4 होगी और क्या क्या लिखना होगा पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, चौथे टर्म में, उसकी कोफिशिएंट क्या होगी। यानी अक्सर बहुत सारे सवाल में इसमें कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, पहले में कोफिशिएंट 1 है फिर 3 क्यों आ गया, और 3 है, ये 3 है और ये 1 है, तो ये कोफिशिएंट 3 आ गया। ऐसा नहीं है कि ये पावर दोनों को जोड़ के 3 लिख देना है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि x की पावर 2 और x y की पावर 1 है, दोनों की वेरिएबल को जोड़ के पावर 3 आने चाहिए। यहाँ भी वेरिएबल पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, अगर दोनों की वेरिएबल की पावर जोड़ोगे तो 3 आएगी, यहाँ भी 3 है। तो ऐसा हर जगह नहीं होगा, आप यहाँ देखने से लग रहा है सिर्फ यही 3 होनी चाहिए। तो इसकी कोफिशिएंट 1 3 3 और 1 कैसे आया, और आगे भी x प्लस वाई की पावर 4 और x प्लस वाई की पावर 5 और x प्लस वाई की पावर 6 जो आएंगे, जो नंबर ऑफ टर्म जितने भी आएंगे उसकी कोफिशिएंट क्या होगी। तो कोफिशिएंट का लर्निंग, कोफिशिएंट का सीखना कि कैसे आता है वो अलग तरीका है, टर्म का लिखना ये सीखना ये अलग तरीका होगा। यानी एक टेक्निकली आप इसको सॉल्व करोगे आसानी से, क्वेश्चन बड़े से बड़े एक्सपेंशन को आप एम्पावर को आप इंडेक्स को आप आसानी से लिख सकते हो। आप अक्सर बच्चों को 7th 8th 9th 10th में क्लास में बच्चों को उसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर रटा हुआ होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब अक्सर रटा हुआ होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब रटा हुआ होता है, बार बार भूल जाता है वो। तो यहाँ भूलेंगे नहीं, वो उसको याद हो जाएगा। इस टेक्निक को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि याद कैसे रहती है वो क्वेश्चन, क्योंकि जब किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको मेमोरी में ज्यादा दिन तक रहती है वो चीज कैसे बन रहा है याद। आगे देखो, अब कोफिशिएंट अलग बताऊंगा मैं एक्सपैंड करके, और उसकी टर्म अलग बताऊंगा। तो पहले टर्म को जान लिए कि टर्म को लिखा कैसे जाता है, फिर कोफिशिएंट को जानिएगा। जैसे हमारे पास मान लो कि x प्लस वाई की पावर मैं 3 लिख रहा हूँ क्यूब, तो जो पहला टर्म है ये x और दूसरी टर्म जो y है, और दोनों टर्म के बीच में बिनोमियल टर्म के बीच में प्लस साइन है, तो कभी भी पहले की बात शर्त है कि नेगेटिव नहीं आएगी एक्सपेंशन में, क्योंकि बीच में कहीं माइनस नहीं है इसमें। उसके बाद सबसे पहला टर्म को आपकी पावर जो इंडेक्स आपको दिखाई देगी, पॉजिटिव इंटीजर दिखाई 3 हो या 4 हो, जैसे ये 3 है तो 3 लिखना आप, अगर ये 4 होगी तो 4 लिखना, अगर ये 10 होगी तो 10 लिखना, आगे प्लस लिखना, फिर एक घट जाएगी इसमें पावर, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पहले टर्म की पावर एक डिक्रीज करते जाएगी, और वो जो डिक्रीज हुआ पावर एक जो घटेगा वो पावर ले लेगा y में, यानी 2 और x की पावर 1 ऐसे। फिर आगे जब बढ़ोगे तो आप x की पावर 1 लिखोगे और y की पावर 2 लिखोगे। फिर जब आगे इससे बढ़ोगे आप तो x की पावर आप 0 लिखोगे और y की पावर क्यूब लिखोगे। चूंकि हाईएस्ट पावर यहाँ इंडेक्स का 3 दिखाई दे तो 3 से आगे नहीं जा सकता हूँ मैं। तो टर्म लिखने का तरीका ये हुआ कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस वाई क्यूब। क्योंकि x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और x की पावर 0 एज इट इज आपको पता है कि आपको 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक उसी तरह से मैं टर्म लिखना और भी सिखा रहा हूं मैं, जैसे x प्लस वाई की पावर मान लो 4 लिखना आपको, तो आप बेझिझक बिना देर किए हुए आप समझ गए होंगे कि लिखना क्या आपको। x की पावर 4, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक एक पावर घटता जा रहा है पर, और वाई का पावर बढ़ता जा रहा है।
x पर पावर घटता जा रहा है पहले टर्म पर और y की पावर बढ़ता जा रहा है। आगे लिखूंगा मैं एक्स वाई क्यूब, अब फिर इसके आगे लिखूंगा मैं y की पावर 4, क्योंकि x की पावर 0 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से x प्लस वाई की पावर अगर मैं 5 लिखूं यहाँ पर और इसके एक्सपैंड करूं तो मैं टर्म क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5 लिखना प्लस x इसकी पावर 4y प्लस x y की पावर x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। ये हुई टर्म की बात और हर बच्चा आसानी से अब समझ गया होगा कि कैसे लिखना है। अब बातें आती कोफिशिएंट की। आखिर यहाँ कोफिशिएंट क्या आएगी, a प्लस बी के होल की कोफिशिएंट में तो मैं जानता हूँ कि यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट में तो ऑलवेज 1 ही है, चाहे वो पावर 3 हो या 4 हो या 5 हो। पहली कोफिशिएंट 1 होगी, लास्ट कोफिशिएंट 1 होगी, पहली कोफिशिएंट 1 होगी, लास्ट कोफिशिएंट 1 होगी। यानी 1 का लिखना जरूरी नहीं हमेशा, चाहे वो पावर 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो। अब यहाँ बाद वाली कोफिशिएंट यहाँ 3 है क्योंकि रटा हुआ है, 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी, यहाँ रटा हुआ नहीं क्योंकि याद नहीं है तो क्या लिखूँ मैं, 3 1 4 तो नहीं लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ये पावर 4 ही होती है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 4 होती है, लेकिन कैसे होता है वो टेक्निक जानना। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ भी 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगी कि यहाँ सर 3 और 1 4 लिख दिया तो ये सही है, और 2 to 4 यहाँ भी 4 लिख दिया और यहाँ भी 4 लिख दिया तो ये सारी चीजें आपका फॉर्मूला गलत समझी जाएगी। तो आखिर ये कोफिशिएंट आएगा कैसे, ये जो बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखना है वो तो 2 तरीके से लिखी जाएगी। एक तरीका होता है पास्कल ट्रायंगल मेथड, पास्कल ट्रायंगल मेथड। पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल मेथड में किस तरीके से हम कोफिशिएंट लिखेंगे, और दूसरा ये तरीका है कि कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से हम इसे लिख सकते हैं। बिनोमियल थ्योरम के जो चैप्टर्स जो टॉपिक है उसमें पास्कल ट्रायंगल का यूज करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन और सभी क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन बेस्ड पढ़ना होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बेस्ड का जो तरीका है वो थोड़ा जल्दी बनता है। पास्कल ट्रायंगल में कि सारे रो को और सारे तरीके को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, वो अभी आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ ड्रॉबैक पास्कल ट्रायंगल में होता है। लेकिन बहुत मायने में पास्कल ट्रायंगल आसान भी होता है, ड्रॉबैक तो है थोड़ा, लेकिन बच्चों के लिए आसान होता है। उसको एनसीआर का फॉर्मूला नहीं याद है तब भी वो क्वेश्चन बना लेता है पास्कल ट्रायंगल से, और एक्सपेंशन की कोफिशिएंट सही लिख देता है। अगर जिस बच्चे को कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एनसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तब भी वो बच्चा यहाँ पर कोफिशिएंट 1 3 3 और 1 जैसे x प्लस वाई की पावर होल क्यूब का जो कोफिशिएंट मैंने लिखा वो लिख देगा, अगर पास्कल ट्रायंगल को याद है। उसके कॉम्बिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। तो आखिर है क्या ट्रायंगल, वो आगे देखा जाए। पास्कल ट्रायंगल में लिखते हैं कैसे, ये देखो। ट्रायंगल यहाँ पर अब तरीका बता रहा हूं मैं, एक लिखना, ट्रायंगल का शेप बनाना, 1 1 यहाँ, फिर ये 1 देना, फिर यहाँ क्या दोगे, ये दोनों का सम, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों, ये 2 और फिर 1, फिर यहाँ 1 दे दो, फिर ये दोनों को जोड़ो, 3 3, यहाँ दोनों को ऐड करें। अब ये प्लस का साइन दे देता हूँ मैं, ऐड करना है दोनों, इससे और इससे, इसे और इसे ऐड कीजिए और ये नीचे लिख दीजिए, ये सारी कोफिशिएंट आ रही है। अब यहाँ कोफिशिएंट 3 और ये 1, ये
वन जो लिखा है वैसे इंडेक्स जहां पर आपके पास इंडेक्स कुछ ना हो, जीरो, यानी बाइनोमियल टर्म हो और उसकी जो इंडेक्स होगी वो जीरो होनी चाहिए। यानी इंडेक्स जब जीरो है तो कोफिशिएंट वन, सिर्फ वन आएगी। जब इंडेक्स वन है तो इसमें दो बातें आई कोफिशिएंट, जैसे मान लो कि a प्लस बी की पावर वन है, a प्लस बी की पावर वन है, तो आखिर इसको एक्सपैंड करके आप क्या लिखोगे, a प्लस बी लिखोगे और इसकी कोफिशिएंट वन वन ही आएगी। यही कोफिशिएंट मैंने लिखा है। जब आपकी इंडेक्स टू हो जाए, जब इंडेक्स टू हो जाएगी तो यहाँ पर आप टू लिखोगे। जब टू लिखोगे तो एक्सपैंड करके यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कोफिशिएंट यहाँ देखिए ना, यहाँ पावर जब इंडेक्स आपका टू है तो आप कोफिशिएंट क्या लिख रहे हो, वन टू और वन, तो यहाँ पर लिखा वन टू वन। तो आगे की इंडेक्स अगर थ्री है तो मैं क्या लिखूंगा, वन, ये दोनों का सम थ्री और ये दोनों का सम थ्री, और ये मतलब पावर जब थ्री हो दैट इज a प्लस बी का होल की पावर क्यूब। और इसकी कोफिशिएंट देख लो, आप अभी पढ़ के आए हो कि थ्री थ्री वन। जब इंडेक्स फोर होगी तो क्या होनी चाहिए, वन तो लिखना जरूरी है। ये दोनों का सम कितनी होगी, फोर। सर ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम करूंगा मैं, ये दोनों को जोड़ना है। देखो वन और वन तो लास्ट में आप लिख दो, फर्स्ट एंड लास्ट में। ये दोनों का सम करो बीच वाले में, फोर, और ये दोनों का सम कीजिए, ये दोनों का सिक्स, और फिर ये दोनों का सम करें आप फोर, और फिर वन तो है ये। कहने का मतलब है कि जब a प्लस बी की पावर फोर लिखोगे, और जब मैं लिख रहा था अभी जस्ट इसके पहले वाले बोर्ड पर शेयर कर रहा था मैं, तो वहां मैं एक x प्लस वाई की पावर फोर लिखा था, तो उसकी कोफिशिएंट पहले और लास्ट में तो वन बताया था कि वन होगी, लेकिन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगी, फोर सिक्स फोर, ये बता रहा पास्कल ट्रायंगल, फोर सिक्स और फोर होनी चाहिए। दैट इज आप अगर यहाँ पर यहाँ पर a प्लस बी की पावर फोर लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले टर्म लिख दूं, a की पावर फोर होगी, a की पावर थ्री और b होगी, a स्क्वायर b स्क्वायर होगी, एक एक पावर घटता जाएगा, a b की पावर क्यूब होगी, एंड लास्ट जो टर्म होगी वो b की पावर फोर होगी। तो पहली कोफिशिएंट और आखिरी जो कोफिशिएंट होगी तो वन होगी, वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड कोफिशिएंट क्या होगी वो यहाँ बता रहा, शो कर रहा आपको, फोर होनी चाहिए। थर्ड कोफिशिएंट सिक्स होनी चाहिए, फोर्थ कोफिशिएंट फोर होना चाहिए, एंड लास्ट तो वन ही होगी। तो कहने का मतलब है कि मुझे a प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मूला मुझसे कोई पूछता है तब मैं आंसर उसके सामने तुरंत रख देता हूं, लेकिन उसके लिए है कि आपको एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये चार रो लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये आंसर दे सकते हो आपकी वन फोर फोर सिक्स होगी। बहुत समय नहीं लगता है, बहुत टाइम टेकन नहीं होती है ये, हर बच्चा ये जानता है कि अच्छा इंडेक्स फोर है तो मैं यहाँ चलूंगा जीरो के लिए, ये वन टू वन के लिए, ये वन टू वन, ये पावर जब टू होगी तब होगी, जब वन थ्री थ्री वन, ये जब पावर थ्री होगी, ऑब्वियस है कि वन फोर सिक्स और फोर वन होगी, और ये पावर फोर जब होगी तो वो जल्दी से लिख देता है। बहुत कम समय, विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ये ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल बनाया रफली, और उसको लिख दिया, बता दिया कि कोफिशिएंट फोर सिक्स फोर होगी, और आगे की कोफिशिएंट लिखनी होगी तो जल्दी से बता दिया होगी क्या होनी चाहिए। आगे की कोफिशिएंट लिखूंगा मैं तो वन लिखूंगा, और दोनों का सम फाइव होगी, ये दोनों का सम, अब ये दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा, अब ये दोनों का सम कितना होगा, फिर 10 होगा, फिर क्या होगी, 5 होगी, फिर 1 होगी। टर्म की संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का पावर 5 ही होगी, तभी 6 टर्म है, और इसकी कोफिशिएंट क्या होगी, 5 10 10 और 5। तो बेनिफिट यहाँ पर यह है पास्कल ट्रायंगल का कि आपको नंबर खाली ऐड करने हैं बस, टेक्निक जानना है कैसे लाना है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट एनसीआर कैसे सॉल्व होता है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रो लिखना पड़ेगा। पहली रो, इसको फर्स्ट रो कह सकते हैं पास्कल ट्रायंगल का, रो वन, दूसरी रो, तीसरी रो,
चौथी रो, पांचवी रो। तो ये जो रो लिखने का जो है, आप समझ रहे हो बहुत टीडियस काम है, टफ काम है? नहीं, आप जल्दी से भी लिख सकते हो, आपको आता है तो। टाइम टेकन नहीं है उसमें, बहुत आसानी से आप a प्लस बी की पावर 10 को भी लिख सकते हो। आप आधा मिनट के अंदर उसके क्वेश्चंस को जान सकते हो कि कोफिशिएंट क्या आनी चाहिए एक्सपैंड करके। तो एक बेनिफिट है यहाँ पर, बट रो लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि a प्लस बी की पावर 7 लिखनी है, तो हर बच्चा अपने कॉपी में यहाँ लिख देगा a की पावर 7, a की पावर 6b, a की पावर 5b स्क्वायर, a की पावर 4b क्यूब, a की पावर 3b पावर 4, a की पावर 2, b की पावर 5, यानी दोनों का सम 7 होना चाहिए। हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल जो अननोन टर्म है उसकी जो पावर वो 7 होना चाहिए, जो इंडेक्स है, प्लस a b की पावर 6 प्लस b की पावर 7। अब कोफिशिएंट की बारी आई, पास्कल ट्रायंगल में चले जाओ। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। अब कितने हो गए? इंडेक्स 0 है, 0 1 2 3 4 5, नहीं 0, अच्छा 5 के लिए, हाँ 6 के लिए। अब आओ 1, ये दोनों का सम 6, 15, ये दोनों का सम 20, ये दोनों का सम 15, और ये दोनों का सम फिर 6 फिर 1। ये इंडेक्स कितनी? ये 0 1 2 3 4 5 6, अभी 7 है। अब आपकी कोफिशिएंट पता चल जाएगी। सर 1 तो लिखूंगा मैं, ये 7 हो जाएगी यहाँ पर। ये दोनों का सम 15 और 6 21, यहाँ पर 21 लिखोगे, और ये 35 कोफिशिएंट। अब ये 21, फिर ये 7 21, फिर 7, आएंगे, लास्ट में बचा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 6, दोनों का 6, 15 20, 15 6 और 1, ये कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 ही कैसे होगा? 8 टर्म आनी चाहिए ना। एक मिनट काम हुआ देखता हूँ। 1 1 1 2 1 1 3 3 1, 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10, ये दोनों का सम 5 1 1 6 15 20 15 6 और 1 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक टर्म और 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स 6 इंडेक्स, यहाँ 7 के लिए एक और होगी। ये दोनों का सम 7 आ गए।
ठीक है, ये दोनों का सम 21 आ गया, ये दोनों का सम 35 आ गया, ये दोनों का सम 35 फिर होगी यहाँ, ये दोनों का सम 21 हो गया। अब फिर ये सम 7, फिर ये लास्ट वन। क्लियर है? आंसर आ गया। क्योंकि पावर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म 8 होगी और इसकी कोफिशिएंट क्या क्या होगी? 7, 21, 35, 35, 21, 7 और 1 ये होगी। अब इतना रो लिखने के बाद हमारा आंसर आता है तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। लिखना तो आसान है, चूंकि यहाँ पर कोई एनसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं आपको मिला है, तब भी बन जाते हैं। आगे अगर मैं इसी क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से बनाता हूँ, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ मैं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व, थ्योरम क्या आएगा फिर? अब आइए, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से थ्योरम क्या मिलता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या मिलता है, मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा इसको। एक्स ए प्लस बी की पावर एन फॉर्मूले क्या आते हैं वो सुनो। पहले तो आप दोनों टर्म को लिखो। पहली टर्म की जो इंडेक्स होगी वो तो इंडेक्स आएगी और इस पे एक कम होगा 0, फिर आगे लिखोगे एक घट जाएगा इसमें और जो घटा हुआ पावर दूसरे में चला जाएगा। तीसरी a की पावर n-2, b की पावर 2, तीसरी टर्म। चौथी टर्म एक और घट जाएगा, जितना घटाओगे उतना ही ऐड करोगे बीच। इसी तरह से ये डॉटेड लाइन चलता रहेगा और चलते चलते कहीं ना कहीं जाकर के आपका n में से n पूरी चीज घट जाएगी और जितनी घटाओगे उतनी ही आप ऐड कर दो। दैट इज आप एक्सपैंड करके, पहले तो कोफिशिएंट में नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं पावर कैसे लिखता हूँ वो बता रहा हूँ, जैसे आप लिखते थे पहले। दैट इज a की पावर n, a की पावर n -1 b की पावर 1, a की पावर n-2 b की पावर 2, a की पावर n-3 b की पावर 3, और एक्सपैंड करता हुआ मैं आगे जाऊंगा तो लास्ट में a की पावर n 0 हो जाएगी और लास्ट में मैं b की पावर n लिखूंगा, जैसे मैं लिखता आ रहा था पहले से। अब कोफिशिएंट की बारी आई तो थ्योरम में क्या कहता है कि यहाँ से n से 0 शुरू करो, एनसीआर के फॉर्म में n से 0 है तब, फिर nc1, nc2, nc3 देते चलो और लास्ट में nc1। दैट इज यहाँ भी होगी nc0, फिर nc1, फिर nc2, फिर nc3 एंड लास्ट में ncn। और NCR का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से आप जानते हो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। दैट इज NCR फैक्टोरियल n को मैं ऐसे भी इंडिकेट करता हूँ L शेप से, और n माइनस r से भी इंडिकेट करता हूँ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर हमारे पास पावर 7 है तो मैं 7c0 लिखूंगा और 7c0 को जब सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले से तो मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 7 माइनस 0 7 कैंसिल हो गए। 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 1। उसी तरह से जब इस फॉर्मूले से जो कॉम्बिनेशन बच्चा पढ़ा होगा, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, चूंकि डिटेल में यहाँ पर एनसीआर को कंसेप्ट में दूंगा नहीं, आप पढ़े होंगे वहां पर समझ आ रहा होगा आपको। 7c1 निकालो, फिर इसी तरह से चलते हुए आप 7c7 तक जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। दैट इज कोफिशिएंट आपको इसी से फाइंड होगी। आपको सेकेंड टर्म की कोफिशिएंट निकालनी हो तो 7c1 होगी सेकेंड टर्म की, जब एक्सपेंशन आपका इंडेक्स 7 हो तो। जब सेकेंड टर्म की निकालनी हो तो यहाँ एक कम लिखना, जब थर्ड टर्म की निकालनी हो तो 7c2 लिखना, फोर्थ टर्म की निकालनी हो तो 7c3 कोफिशिएंट बताएगी, 7c3 कोफिशिएंट जब पावर आपका 7 हो या इंडेक्स आपका 7 हो। 30 फॉर्मूले से बना सकते हो। एक बार और देखना आप दूसरे पेज में जाकर, तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला
यहाँ पर जैसे x प्लस वाई की पावर मैं 8 लिख रहा हूँ, इंडेक्स 8 है तो यहाँ पर आप लिखना 8c0 और x की पावर 8 प्लस फिर लिखना 8c1, x की पावर 1 घट जाएगी, हाँ 1 बढ़ जाएगी, ये तो पहले से पढ़ा आपने। 8c2, x की पावर 6 और y की पावर 2, 8c3, x की पावर 5 और y की पावर क्यूब, 8c4, x की पावर 4, y की पावर 4, 8c5, x की पावर 3, y की पावर 5। ये याद रखना कि जो यहाँ r होगा जो वही y की पावर होगी, यानी यहाँ 2 है तो y की पावर 2 होगी, सेकेंड टर्म पर पावर वही होगी, यहाँ 3 होगी तो यहाँ भी 3 होगी। एक एक करके x की पावर घटते जाएगी, y की पावर बढ़ते जाएगी, बट दोनों को जोड़ेंगे, x और y जो वेरिएबल है और जो अननोन टर्म है उसकी दोनों का सम हमेशा 8 होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स आपका 8 है। 8c6, 2 y की पावर 6, 8c7, x की पावर 1 और y की पावर 7, 8c8, x की पावर 0 और y की पावर 8। चूंकि एक्सपेंशन की और इंडेक्स की जो पावर है वो 8 है, एक्सपेंशन नहीं, इंडेक्स जो है वो 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ 9 है, और जो भी कोफिशिएंट्स आपको निकालनी होती है वो इसी एनसीआर के फॉर्मूले से 8c0, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8c5, 8c6, 8c7 और 8c8। तो आप आसानी से कोफिशिएंट निकाल सकते हो और पास्कल ट्रायंगल को भूल सकते हो उसके, जब आपको एनसीआर का कॉन्सेप्ट पता है तो तब आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। ये हुआ एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपैंड करके हम बिनोमियल थ्योरम को कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला मैंने प्रूफ नहीं किया, फॉर्मूला फिर मल्टीप्लाई करके लानी पड़ेगी, या मैथमेटिकल इंडक्शन, बच्चे 11 की क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन एक टॉपिक है और उसमें जाकर के वो जो प्रूफ करते हैं सारे फॉर्मूला को, उस फॉर्मूले से हम लोग प्रूफ कर देते हैं। फिर बिनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला प्रूफ होता है, जो NC0, NC1, NC2 जो भी हो, पावर x की पावर घटता जाता है और बढ़ता जाता है, या जनरल रूल जो कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक रूल जो मल्टीप्लाई करके लाते हो, दो फैक्टर के बीच में मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ और निकल के बाहर आते जाएगी, वो आंसर मिलता जाएगा एक्सपेंड करता हुआ। बस उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको 11 क्लास में, और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप जीमेन के पेपर में। जब जीमेन के पेपर जानिएगा तो वहाँ कॉन्सेप्ट्स के अलावा यहाँ जो कॉन्सेप्ट मिल रही है और सब बच्चों को समझ में आ रहा है, तो वहाँ आपको टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। कभी डायरेक्ट आपके 7वां टर्म आपसे पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ 7 टर्म क्या होगी, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बिनोमियल थ्योरम में, और एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हर वो बच्चा जो 11 कर रहा है तो उसको लग रहा होगा कि जीमेन के लिए सर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वो उसकी बेसिक क्लास एक तरह की होती है जीमेन की क्लास, सेम चीज पढ़ते हैं दोनों, बट क्वेश्चन के लेवल जीमेन के बच्चों थोड़ा अच्छा पड़ेगा। वो आपकी लेवल तक जो पढ़ा रहा हूं मैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जीमेन के लेवल के लिए क्वेश्चन का लेवल हायर हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट वही पड़ेगा बच्चा। तो आज की क्लास में यहाँ पर एक्सपेंशन जो बताया मैंने, x प्लस वाई की पावर 8, और जो भी मैंने बिनोमियल थ्योरम में लिया उसमें प्लस वाला कॉन्सेप्ट लिया मैंने, माइनस वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं लिया मैंने। माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, और उसमें फिर बताएंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे माइनस वाला, और फिर बाकी सारे सवाल बिनोमियल थ्योरम को उस पर सॉल्व करूंगा। अभी इस लेक्चर को देखिए, ये पहली लेक्चर बिनोमियल थ्योरम की है, अभी लेक्चर आपको और मिल जाएगी। ओके।